दीदी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। मैं हूं अंजू सिंह। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से आप तक पहुंचती हैं कृषि जगत से संबंधित तमाम नई नई जानकारियां। हमारे किसानों की आय में वृद्धि हो सके, वो विकास की राह पर और तेजी से बढ़ सके, इसीलिए हमारा प्रयास होता है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दें, साथ ही ये भी बताएं कि कैसे नई नई तकनीक को अपनाकर आप कृषि को और आसान कर सकते हैं और सुगम कर सकते हैं और अपनी आय में वृद्धि भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। सबसे पहले हम बात करेंगे विज्ञान और किसान की, उसके बाद नजर डालेंगे कृषि स्टार्टअप पर और अंत में देखेंगे फार्मिंग इंडिया। कृषि दर्शन में सबसे पहले नजर विज्ञान और किसान पर। विज्ञान और किसान में आज हम आपको जानकारी देंगे मेंथा की खेती के बारे में। मेंथा की बात करें तो ये औषधीय गुणों से भरपूर होता है और हमारे किसान इसकी खेती कर अच्छा लाभ कमा सकते हैं। इसके तेल की विदेशों में काफ़ी मांग रहती है, यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार को भी फोकस में रखकर हमारे किसान इसकी खेती कर सकते हैं। इसके अलावा मेंथा के कई तरह के उत्पादों में इस्तेमाल होता है, इसीलिए इसकी मांग भी बाजार में बनी रहती है। आइए जानते हैं कि कैसे हमारे किसान मेंथा की खेती कर सकते हैं। मेंथा की खेती पूरे भारतवर्ष में की जाती है। इसकी खेती मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और पंजाब में की जाती है। मेंथा एक वर्षीय झाड़ीनुमा पौधा है। पूरी दुनिया में मेंथा से निकले मेंथोल तेल की खपत लगभग 9,500 मीट्रिक टन है। मेंथा तेल के उत्पादन में हमारा देश पूरी दुनिया में नंबर 1 है। केंद्रीय औषधीय सगंध पौधा संस्थान मेंथा की खेती पर लगातार शोध कर रहा है। मेंथा की अच्छी उपज के लिए बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। साथ ही जल निकासी की व्यवस्था अच्छी हो, भूमि का भुरभुरा होना भी जरूरी है, जिससे खेतों में वायु संचार बना रहे। मेंथा की वृद्धि के लिए वर्षा जरूरी है। मेंथा की रुपाई से पहले खेत की गहरी जुताई करना भी आवश्यक होता है। इसके लिए एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करने के बाद 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर से करनी चाहिए। अंतिम जुताई के समय खेत में 250 से 300 क्विंटल गोबर की सड़ी खाद या कंपोस्ट डालने से उपज अच्छी मिलती है। मेंथा के तेल का उपयोग दवाइयां बनाने, सौंदर्य प्रसाधनों, पेय पदार्थों, सुगंध के लिए किया जाता है। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल की मेंथा फसल से 150 किलोग्राम तेल निकलता है। बेहतर फसल प्रबंधन यानी समय से रुपाई, सिंचाई और उर्वरकों के सही इस्तेमाल से मेंथा की खेती की जाए तो मात्रा 250 से 300 किलोग्राम तक हो जाती है। इसके लिए नई तकनीक से बना आसवान संयंत्र अधिक लाभप्रद है। अब किसान पूरी तकनीकों को छोड़ नई आसवान निधि को अपनाकर अधिक लाभ कमा रहे हैं। नई आसवान संयंत्र की टंकी छोटी है, इसमें ईंधन कम लगता है। इस आधुनिक तकनीक से तेल जल्दी और अच्छी मात्रा में प्राप्त हो जाता है। मेंथा का तेल निकालने से पहले मेंथा को कटाई के बाद संयंत्र में ले जाते हैं। फिर कटे हुए मेंथा को कुछ समय के लिए फैला देते हैं। इससे इसकी पत्तियां कुछ पीली पड़ जाती है और फसल का वजन भी कुछ कम हो जाता है। इसके बाद इसे डिस्टिलेशन संयंत्र में भरकर इसे गर्म करते हैं। इस प्रकार गर्मी पाकर मेंथा से जलवाष्प तेल एक टैंक में एकत्रित होता है। बचे अवशेष यानी जिंगरा को बाद में खाद के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। मेंथा की कटाई के 15 से 20 दिन पहले ही सिंचाई बंद कर दे। समय समय पर खेत की निगरानी करते रहे ताकि समय से कीट रोग प्रबंधन किया जा सके। किसान भाई अगर इन सभी बातों को ध्यान में रखकर आधुनिक तरीकों से मेंथा की खेती करें तो निश्चित ही सफलता हासिल कर सकते हैं। तो ये थी मेंथा की खेती से जुड़ी हमारी विशेष रिपोर्ट। इसी के साथ ही यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। कहीं मत जाएगा, देखते रहें कृषि दर्शन।
कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान। पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति, जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर। कृषि स्टार्टअप में आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं उत्तर प्रदेश के सफल और प्रगतिशील किसान राजपाल जी से। राजपाल मुख्य रूप से मिश्रित खेती को अपनाते हैं और इसके उन्हें कई लाभ भी समझ आ रहे हैं। मसलन मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बेहतर हो रही है, इसके अलावा उन्हें अच्छा लाभ भी इससे प्राप्त हो रहा है। वो प्रकृति के साथ मिलकर खेती कर रहे हैं, इसका भी उनके मन में कहीं ना कहीं संतोष नजर आता है। आइए जानते हैं कि कैसे उनके इस विधि को अन्य किसान भी अपना रहे हैं और कैसे खेती में इससे ज्यादा लाभ लिया जा सकता है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। राजपाल सिंह जगहैता गांव गुर्जर के रहने वाले एक सफल किसान हैं। इनका जन्म बड़े ही साधारण से परिवार में हुआ था। बड़े होने के साथ साथ इन्होंने अपने परिवार से खेती बाड़ी करनी सीखी। शुरुआत में इनके खेत छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरे हुए थे और ऊबड़ खाबड़ थे। ना तो खेत में सिंचाई की व्यवस्था थी और ना ही कोई अन्य सुविधाएं। ऐसे हालात में खेती कर उपज हासिल कर पाना बहुत ही मुश्किल था। बचपन में पढ़ाई के साथ साथ खेतों के कामों में परिवार का हाथ भी बटाते थे। पढ़ाई के साथ साथ पिता के गुजर जाने के बाद इन्होंने खेती के सारे काम को अपने जिम्मे ले लिया और खेती को ही अपनी आजीविका का साधन बनाया। शुरुआत में खेती करते हुए इन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन इन्होंने हार न मानी। बाद में कृषि विज्ञान केंद्र सहारनपुर उत्तर प्रदेश से जुड़कर और यहाँ के वैज्ञानिकों के संपर्क में आकर राजपाल सिंह को खेती की नई दिशा मिली। इन्होंने अपने हाथ से एक छोटा कल्टीवेटर बनाया, जिसका उपयोग कर खेतों में वे अपना काम बड़े ही कम समय में करने लगे। इस सफलता से प्रेरित होकर राजपाल सिंह ने कल्टीवेटर के अलावे कई अन्य आविष्कार भी किए। ये ऐसे आविष्कार थे जिसके बदौलत राजपाल सिंह के साथ साथ अन्य किसानों की जिंदगी को बेहतर बनाना शुरू कर दिया। इन्होंने अपनी कामयाबी का श्रेय कृषि विज्ञान केंद्र, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को दिया। इन संस्थानों से मिली तकनीकी जानकारियों के माध्यम से इन्होंने अपनी खेती को नई राह दी। यहाँ से मिली तकनीकी जानकारियों को वे अन्य किसानों को भी साझा करते हैं। राजपाल सिंह के भीतर कुछ नया करने की जिद थी। वे जानते थे कि परंपरागत ढंग से खेती करते हुए आगे नहीं बढ़ा जा सकता। यही कारण था कि उनके खोजी मन ने इसी का एक रास्ता निकाला और मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालने की एक मशीन तैयार कर डाली। ये मशीन बेहद कामयाब रही। इसके साथ साथ अधिक आय प्राप्त करने के उद्देश्य से इन्होंने आम और लीची के बगीचे भी लगाए, साथ ही सब्जियों की खेती भी करने लगे। परंपरागत खेती के मुकाबले इससे राजपाल सिंह को मुनाफा भी अधिक हुआ और लागत भी कम लगी। देखते ही देखते राजपाल सिंह अपने क्षेत्र के नायक बन गए। गांव के अन्य किसान खेती से जुड़ी अपनी सभी समस्याओं का समाधान निकालने राजपाल सिंह के पास ही आने लगे। राजपाल सिंह अपने गांव और आसपास के किसानों को नई तकनीकों के साथ खेती करने के लिए प्रेरित करते थे। साथ ही किसानों की उपज को बाजार में बेचकर लाभ अर्जित करने के लिए भी जागरूक करते थे।
इनका मानना ये है कि किसान को खेत से अच्छी उपज हासिल करनी तो आनी चाहिए, साथ साथ उस उपज को बाजार में सही और अच्छे दाम पर बेचने में भी सीख लेनी चाहिए। जैसे ही किसान इस कला में माहिर हो जाएंगे, वे अपनी आय दोगुनी करने में निश्चित ही सफलता हासिल कर लेंगे। कृषि स्टार्टअप एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कृषि के क्षेत्र में पहचान बनाने वाले किसानों से। ये किसान कृषि स्टार्टअप, साथ ही साथ पशुपालन और खेती में नए नए प्रयोग करने के लिए जाने जाते हैं। अपनी इस भूमिका से वो देश के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, साथ ही अन्य किसानों को भी प्रेरित करने में कामयाब हो रहे हैं। तो चलिए मुलाकात करवाते हैं आपकी एक ऐसे ही सफल किसान से। मधुमक्खी पालन करने से किसानों के लाभ का दायरा बढ़ रहा है। लखनऊ के निमित सिंह एक ऐसे युवा हैं जो बीटेक की पढ़ाई करके नौकरी के बजाय इसी कार्य से जुड़ गए हैं और एक सफल मधुमक्खी पालक हैं जो इस व्यवसाय को परंपरागत से आधुनिकता में ढालकर सामान्य मधुमक्खी पालन की तुलना में कई गुना आमदनी ले रहे हैं। जिनके पास आज के समय में 1200 मधु बक्से तो हैं ही, साथ ही वो मधुमक्खी पालन से जुड़े आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित लैब भी चलाते हैं। इन बक्सों को लेकर ऐसे इलाके में स्थानांतरण करना पड़ता है जहां मधुमक्खियों को पराग कण मिल सके, यानी उन्हें फूल मुहैया हो सके, जिस पर उनका जीवन चक्र चलता है। साथ ही कम मात्रा में सही शहद भी प्राप्त होता रहता है। खुद से जुड़े मधुमक्खी पालकों के लिए और खुद अपने शहद की अच्छी रिटेल मार्केटिंग के लिए निमित ने खुद शहद पैकिंग की आधुनिक यूनिट लगा रखी है और इस आधुनिक यूनिट में तैयार होते हैं शहद से जुड़े कई तरह के उत्पाद, जिसके लिए कई आधुनिक मशीनें लगा रखी हैं। जिसके शहद के बारे में एवं इन मशीनों और उनके काम के बारे में निमित सिंह एक एक करके बताएंगे। दरअसल बड़े पैमाने पर शहद निकालने के बाद निमित को थोक में उतनी अच्छी प्राइस नहीं मिल पाती, इसलिए वो खुद के लैब में शहद की गुणवत्ता और इसमें मौजूद तत्वों की मात्रा वगैरह की जांच करते हैं। इसमें वैल्यू एडिशन कर 16 तरह के उत्पाद बनाते हैं और इसकी पैकिंग कर खुदरा बाजार में बेचते हैं। वो बताते हैं कि एक मधु बक्से से उन्हें लगभग 10,000 की कमाई हो जाती है। मैं जो मोम निकलता है उसका उत्पाद बनाता हूँ, जो पराग निकलता है उसको बेचता हूँ, परपुलिस निकलता है उसको बेचता हूँ, शहद को खुद में बाजार में बेचता हूँ। तो जो मेरी मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन एक तरह से कह लीजिए 4 टाइम बढ़ जाती है। निमित अपने 1200 बक्सों से साल भर में लगभग 12 लाख की कमाई करते हैं। इसमें शहद के अलावा मोम और रॉयल जेली जैसे बाय प्रोडक्ट भी शामिल हैं। मोम जो हमारा निकलता है उससे बनाते हैं हम मोमबत्ती। मोमबत्ती से हम के बाद जो मोम बचता है उससे हम साबुन बना लेते हैं। फिर मोम से हम क्रीम बनाते हैं। तो ये 3 उत्पाद हमारे केवल मोम के हो गए। उसके बाद हमारा दूसरा बाय प्रोडक्ट निकलता है पोलन। पोलन को हमारे पास ड्रायर है हमारे लेबोरेटरी में, तो ड्रायर में हम पोलन को सुखा के उसका मॉइस्चर कंटेंट कम करके उसको बाजार में हाईली रिच प्रोटीन डाइट की तरह हम उसको बेच सकते हैं। इस आधुनिक लैब में पहले ड्रम में शहद को स्टोर किया जाता है, फिर सीमित मात्रा की पैकिंग के लिए मशीन है। वैसे ड्रम से सीधे भी बोतल भरी जा सकती है। फिर डब्बों की कैंपिंग के लिए स्क्रू पंच मशीन की मदद लेते हैं। इससे पहले फील्ड से आए शहद में मौजूद तत्वों की मात्रा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से पता कर सैंपलिंग करते हैं। साथ ही पीएच मीटर से ये भी तय किया जाता है कि शहद किस फसल या फूल का है। छोटी छोटी मशीनें लाइक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, रेफ्रेक्टोमीटर मैं खुद अपने रख लिया और मैं उस पर खुद ही टेस्टिंग करने लगा। निमित सिंह मधुमक्खी पालन से कैसे अधिक से अधिक आमदनी ली जाए, इसके लिए वो इसके नए नए उत्पाद बनाने पर जोर देते हैं।
आजकल बड़े बड़े होटलों में कॉम्ब हनी का प्रचलन बढ़ा है। कॉम्ब हनी को खाते समय ऐसा फील होता है जैसे च्युइंगम खा रहे हैं, जो हमारे दांतों का भी ख्याल रखता है। कॉम्ब हनी एक तरह से देखा जाए तो जो हमारा छत्ता होता है मधुमक्खी द्वारा बनाया हुआ, उसमें पूर्णतः मधुमक्खी पूरा शहद भरती है, और भरने के बाद जब उस पर पूर्णतः एक मोम की परत जम जाती है तो उससे हम कॉम्ब हनी बोलते हैं। अब उसको हमें एक शेप देना होता है, या तो पूरा फ्रेम दें, फुल फ्रेम बोलें, या हाफ फ्रेम बोलें, या तो हम एक छोटा सा बॉक्स आता है उसको भी लगा सकते हैं। ये निकलने के बाद जब हम बक्से में शहद तैयार हो जाता है, उसको हम मशीन द्वारा शहद निकालते नहीं हैं। हम क्या करते हैं, इसको एज इट इज़ बाहर निकाल लेते हैं और इसको फ्रिज में लगा देते हैं। फ्रिज में लगाने के बाद इसका डिमांड ज़्यादातर होटल से होते हैं, होटल्स में डिमांड होते हैं, ज़्यादातर इसके पार्टीज में डिमांड होती है इसकी। इसे लाइक च्युइंगम हम खा सकते हैं इसमें, क्योंकि पूरा शहद जमा होता है और हमें इसे कट करना है और सीधे हमें इसे च्युइंग करके, दांतों से च्युइंग करके हमें इसे खाना है। निमित सिंह जैसे प्रगतिशील मधुमक्खी पालक जो वक्त के साथ अपने व्यवसाय को ढालने में माहिर हैं, जो जानते हैं कि व्यवसाय में मुनाफा बढ़ाने के लिए कैसे आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए, वो एक मिसाल हैं वैसे युवाओं के लिए जो किसी व्यवसाय में हाथ लगाने से पहले उसके लाभ के दायरे को सीमित समझने लगते हैं। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। जब बात अच्छी सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो। ना बरतें लापरवाही, लक्षणों को पहचानें और लें डॉक्टर की सलाह। चाहे बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800-113060 या 1800-113061। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं फार्मिंग इंडिया पर। फार्मिंग इंडिया में आज हम बताएंगे सॉइल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में। जी हाँ, आमतौर पर यही धारणा है कि ये किसानों के लिए प्रोग्राम है, लेकिन अब इससे बच्चे भी जुड़ रहे हैं। स्कूलों के स्तर पर भी बच्चों को बताया जा रहा है कि कैसे मिट्टी की उर्वरता को बेहतर किया जा सकता है और सॉइल हेल्थ कार्ड से कैसे मिट्टी की सेहत को और लाभ हो रहा है। इससे हमारे किसानों के साथ साथ बच्चे भी प्रकृति के और करीब आ रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं। आइए देखते हैं हमारी रिपोर्ट। सभी बच्चों को सुप्रभात। सुप्रभात मैम। आज हम बात करेंगे मिट्टी के स्वास्थ्य की। मैम, मिट्टी का स्वास्थ्य? क्या मिट्टी का भी स्वास्थ्य होता है? हमने तो मिट्टी को नॉन लिविंग समझा था। बच्चों, मिट्टी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यह हमारे दैनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लाखों सूक्ष्म जीव भी मिट्टी में निवास करते हैं और हम जो भी खाते हैं वो मिट्टी से ही तो आता है, जैसे फल, सब्जियां, फसलें इत्यादि। ओह मैम, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। स्वस्थ मिट्टी से जहाँ पौधों, वृक्षों और फसलों को पोषण मिलता है, वहीं अच्छे पोषण से हम भी स्वस्थ रहते हैं। वहीं खराब मिट्टी के स्वाद से हमारी जैव विविधता और कृषि जलवायु भी सीधे प्रभावित होती हैं। मैम, तो कैसे पता चलेगा कि मिट्टी स्वस्थ है कि नहीं? ठीक वैसे ही
जैसे हम अपने शरीर के स्वास्थ्य की जांच ब्लड टेस्ट और एक्सरे इत्यादि से करते हैं, उसी प्रकार मिट्टी स्वस्थ है या नहीं, उसके लिए हम मिट्टी के विभिन्न पैरामीटर्स की जांच करते हैं। समझ आ गया मैम। मिट्टी के जांच के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि हमारी मिट्टी क्यों बीमार है। सही समझे बच्चे। इसीलिए भारत सरकार ने बच्चों को मिट्टी के स्वास्थ्य का महत्व समझाने के लिए स्कूल सॉइल हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है। मैम, स्कूल सॉइल हेल्थ प्रोग्राम में हम क्या सीखेंगे? इस प्रोग्राम के द्वारा केवीके वैज्ञानिक आपको मिट्टी का महत्व, मिट्टी के स्वास्थ्य की जांच के लिए सैंपल कैसे लेने हैं और अन्य जरूरी जानकारियां देंगे। आप विद्यालय में लिए गए मिट्टी के सैंपल की 12 पैरामीटर्स पे जांच करेंगे। हेलो बच्चों। हेलो सर। जैसे कि हम सब ये जानते हैं कि मिट्टी का खराब स्वास्थ्य हमारे जीवन को भी प्रभावित करता है, पर मिट्टी का स्वास्थ्य खराब कैसे होता है, पहले ये जानते हैं। अत्यधिक रासायनिक उपयोग के कारण जीवाणुओं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का संतुलन विघटित हो सकता है, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता घट जाती है और फसलों की उपज में भी कमी आती है। मिट्टी की क्षति का यह एक मुख्य कारण है। जलवायु परिवर्तन के कारण मिट्टी परिवर्तित होती रहती है, जिससे किसानों को फसलों को उगाने में और मुश्किल होती है। इसके अलावा वायुमंडलीय बदलाव से मौसम की अनियमितता बढ़ती है, जो कि फसल के चक्र को प्रभावित करता है। मिट्टी का कटाव या खनन भी एक महत्वपूर्ण कारण है। इससे भूमि का स्तर कम हो जाता है और ये खेती के लिए कम उपयुक्त हो जाती है। इन सभी कारणों को ध्यान में रखकर हमें मिट्टी की सुरक्षा के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। तो बच्चों, मिट्टी की जांच क्यों महत्वपूर्ण है, समझ आया? जी सर। तो बच्चों, मिट्टी के परीक्षण के बाद भारत सरकार किसानों को मिट्टी के स्वास्थ्य कार्ड देती है। यह एक विशेष प्रकार का कार्ड होता है जिसमें मिट्टी के स्वास्थ्य से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां होती हैं। ये आपकी मिट्टी के 12 पैरामीटर्स की मापदंड करके उसमें पोषक तत्वों की मात्रा, मिट्टी की बनावट, पीएच स्तर और उत्पादकता से संबंधित महत्वपूर्ण कारकों के बारे में बताता है। स्वास्थ्य कार्ड द्वारा दी गई सिफारिशों का उपयोग करके किसान न सिर्फ अपनी मिट्टी को स्वस्थ रख सकता है, बल्कि उत्पादकता भी बढ़ा सकता है। तो बच्चों, आप तैयार हैं कि खेत में जाके मिट्टी का नमूना लें? जी सर। मिट्टी का नमूना लेकर लैब में जाकर समझेंगे कि मिट्टी की जांच कैसे करें। मिट्टी के स्वास्थ्य की जांच पूरी होने के बाद मिट्टी के स्वास्थ्य पैरामीटर को मिट्टी के स्वास्थ्य पोर्टल में दर्ज करके मिट्टी का स्वास्थ्य कार्ड बनवा लेंगे। बन गया हमारा सॉइल हेल्थ कार्ड। बच्चों, अब समझते हैं कि मिट्टी के स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर SRLM दीदी किसानों को क्या समझाती हैं। बच्चों, मिट्टी के स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से हम किसानों को एक सतत, समृद्ध और स्वस्थ खेती की जानकारी देते हैं। हम इसके माध्यम से किसानों को समझाते हैं कि उनकी मिट्टी में किन पोषक तत्वों की कमी है और उसे सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं। कई भारतीय राज्यों की मिट्टी की गुणवत्ता खराब है और इसका असर फसलों की उपज पर भी पड़ता है। इस समस्या का हल करने के लिए इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट द्वारा विभिन्न प्रकार के उर्वरकों का सही समय पर सही मात्रा में फसलों के अनुसार उपयोग करते हैं। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में किसानों को बताया जाता है कि जैविक बायोफार्म उर्वरक, पिछली फसल के अवशेष, मल्चिंग, पशुओं के बचे विशिष्ट पदार्थ, फसल रोटेशन आदि को उपयोग करके मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधारा जा सकता है। यह उपाय मिट्टी की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद करते हैं और फसलों की उपज में भी सुधार लाते हैं। खेतों में इन तकनीकों के उपयोग की जानकारी देकर हम अपने परिवारों को और किसानों को सतत, स्वस्थ और समृद्ध बना सकते हैं। तो ये
हमारा आज का फार्मिंग इंडिया, जिसमें हमने आपको जानकारी दी सॉइल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में। आशा करते हैं कि आज के कार्यक्रम में जो जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई हैं उससे हमारे किसानों को अवश्य ही लाभ होगा। अगर आपके कोई सुझाव है, कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। कृषि दर्शन आप किसान भाई बहनों का अपना कार्यक्रम है। आपके सुझावों का हमें इंतजार रहता है। आप हमें ईमेल या फिर पत्र लिखकर अपने सुझावों के बारे में जानकारी दे सकते हैं। चलते चलते एक और जानकारी दे दें कि आप हमारे एक कार्यक्रम यानी कृषि दर्शन यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और यूट्यूब पर भी देखें कृषि दर्शन। कृषि दर्शन के नए अंक में कुछ नई जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।